हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी सीबीएसई का क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 11। द चैप्टर नेम इज वर्क एंड एनर्जी, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क की, बिकॉज वर्क एंड एनर्जी दीज आर द कॉमन टर्म्स दैट वी आर यूज्ड, है ना। कि ही इज वर्किंग, वो बहुत काम करता है या बहुत काम कर रहा है ना। ही इज वर्किंग हार्ड, राइट। तो क्या यहाँ पर राइट, और एनर्जी, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो बोल बोल के, एनर्जी लेवल डाउन है ना। तो ये कॉमनली हम ये टर्म्स यूज करते हैं वर्क एंड एनर्जी अपनी डेली लाइफ में। लेकिन यहाँ जब हम साइंस में बात कर रहे हैं, फिजिक्स में बात कर रहे हैं, तो हमें ये समझना जरूरी है कि जिस रेफरेंस में हम वहां पर बात कर रहे हैं, जिस रेफरेंस में जो डेफिनेशन हमारी वर्क और एनर्जी की हमारी डेली लाइफ में होती है, क्या साइंस में भी दे हैव द सेम डेफिनेशन और दे हैव डिफरेंट डेफिनेशन देयर, राइट। तो यही चीज हम यहाँ पे पहले डिस्कस करने वाले हैं, कंसेप्ट ऑफ वर्क। कि कंसेप्ट ऑफ वर्क इन साइंस क्या है, राइट। Concept of work in science, right? And science की बात हम कर रहे हैं, right? For example, जैसे कि ये आपकी बोर्ड के पीछे जो वॉल होगी और मैं इसमें जो है इसको पुश करना स्टार्ट करूं, इसमें फोर्स लगाना स्टार्ट करूं, right? तो क्या यह आपका वर्क डन होगा, right? क्या साइंटिफिक टर्म में हम कहेंगे कि आपने वर्क किया, बिकॉज यहाँ पर मैं यहाँ पर एफर्ट्स तो लगा रहा हूँ, फोर्स तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, राइट। ठीक है, तो मैंने एफर्ट लगाया, ठीक है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बुक, राइट, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक लेके अगर मैं इसको इस तरह से काफी देर तक खड़ा रहूं, 1 घंटे तक ऐसे ही मैं इसको लेके इसी तरह से जो है इसको लेके खड़ा रहूं यहाँ पर, राइट, और मेरे हाथ भी दर्द होने लगे, ठीक है। तो क्या ये आपका वर्क डन है, बुक को ऐसे उठाए रखना, दैट इज अ वर्क डन, राइट। ऐसे ही मैं जो है बुक को रीड कर रहा हूँ, राइट, बुक को रीड कर रहा हूँ मैं, मतलब कि एक स्टूडेंट है, उसका एक रूटीन है कि वो मॉर्निंग में उठा, देन ही उसने जो हमारा वर्क एंड एनर्जी का जो चैप्टर है वो पहले स्टडी किया, देन उसने जो होमवर्क था वो किया, देन उसने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए मैथ्स के, देन जो उसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी वो उसने अपने टीचर से डिस्कस की, देन ही चैट विद हिज फ्रेंड, राइट। तो मतलब कि इतना सब कुछ उसने पूरे डेली रूटीन में किया। तो हम क्या कहेंगे कि यार आज उसने बहुत काम किया, या फिर वो खुद को कहेगा कि यार आज तो मैंने बहुत काम किया है ना। तो क्या वो साइंटिफिक टर्म में भी क्या वो एक्चुअल में वर्क डन है, राइट। तो यही चीजें हम यहाँ पे अब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमने वॉल में पुश किया, तो ये आपका साइंटिफिक टर्म में क्या हम इसको वर्क डन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। तो ये जो हमने जब पुश किया और वॉल आपकी वॉल थी वो यहीं की यहीं है, राइट, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ, दैट मींस कि आपका कोई वर्क डन नहीं हुआ, वर्क डन इज जीरो देयर, बिकॉज फोर्स हमने अप्लाई किया बट द वॉल डज नॉट मूव एनी डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस उसने मूव नहीं की, दैट्स व्हाई क्या कोई डिस्प्लेसमेंट जो वॉल का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, दैट्स व्हाई द वर्क डन इज जीरो, राइट। ऐसे ही ये बुक ये जो बुक है, चाहे 1 घंटा क्या मैं अगर इसको 24 घंटे ऐसे ही पकड़ के अगर इसको पढ़ रहा हूँ, तो दैट इज नॉट योर वर्क डन। इवन अगर जब मैंने इसको बुक को वहां से उठाया, ये आपका वर्क डन है, राइट। अगर मैं इस बुक को यहाँ पे ऐसे छोड़ दूं, दैट इज आल्सो योर वर्क डन, राइट। ऐसे ही वॉल के केस में अगर ये वॉल आपकी मूव कर जाती है, राइट, वैसे तो करने नहीं वाली है पता, लेकिन सपोज करिए कि अगर ये आपकी वॉल जो है मूव करती है, मेरे फोर्स लगाने पे अगर ये मूव कर जाती है, राइट, तो दैट विल बी योर वर्क डन, राइट। उस केस में फिर आपका वर्क डन जीरो नहीं होगा, राइट। तो फिर ये कंसेप्ट क्या है कि आपने फोर्स तो पहली कंडीशन में भी इस पे अप्लाई कर रहे हो, लेकिन जब तक मूवमेंट नहीं हो तब तक जब तक इसमें वॉल का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो तब तक आपने नहीं कहा कि, तो जब तक इसमें वॉल का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो तब तक आपका वर्क डन जीरो था। दैट मींस कि कोई वर्क डन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए आपकी दो कंडीशंस होंगी। पहला कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई हो, राइट। सेकंड वन इज दैट कि उसमें कोई डिस्टेंस मूव करे, जिस ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो वो कोई डिस्टेंस मूव करे, इट शुड मूव सम डिस्टेंस, राइट। जैसे कि मैंने जो है
जैसे कि मैंने बुक जो है यहाँ पर उठाई तो मैंने फोर्स लगाया, उठाने के लिए फोर्स लगाया, और जो है उसका डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, वो बुक वहां पर रखी हुई थी, देन यहाँ पर आई तो डिस्प्लेसमेंट भी, तो फोर्स भी लगा, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वर्क डन। ऐसे ही अगर मैं बुक को ऊपर से छोड़ देता हूँ, राइट, तो वो भी, या फिर वो गलती से आपकी बुक गिर जाती है तो दैट इज आल्सो वर्क डन। वो कैसे होगा भाई, आपका वहां पे कौन सा फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है, तो वहां पर जब जो है वो जब आपकी बुक जो है या कोई भी ऑब्जेक्ट जब आपका फ्री फॉल कर रहा है, क्योंकि और कोई फोर्स नहीं है, तो वो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फॉल कर रहा है, उस पे ग्रेविटी का फोर्स उस पे अप्लाई हो रहा है, राइट। तो वहां पर फोर्स भी है और उसकी पोजीशन डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है उसका, राइट। तो वो भी आपका क्या होगा, वर्क डन होगा, राइट। तो इन साइंस और इन scientifically if we say the work is said to be done if force should act on an object, एक फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लगना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड इज द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, उसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए, राइट। इफ एनी ऑफ द अबव कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट, वर्क इज नॉट डन। अगर इनमें से एक भी कोई कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हो रही है तो आपका वर्क डन जीरो होगा, कोई वर्क डन वहां पे आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा, राइट। तो दैट इज योर कंसेप्ट ऑफ वर्क, दैट इज योर साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वर्क और द कंसेप्ट ऑफ वर्क इन साइंस। नेक्स्ट है हमारा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, जब एक कांस्टेंट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रहा हो देन आपका वर्क डन कितना होगा, राइट। तो अभी हमने प्रीवियस अभी टॉपिक में किया कि वर्क डन आपका के लिए वर्क डन के लिए आपकी दो कंडीशंस हैं, वन इज योर फोर्स अप्लाई हो ऑब्जेक्ट पे, सेकंड इज उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो, राइट। तो वहां, राइट, तो दैट मींस वर्क डन आपका क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स अप्लाई हो और उसमें उस फोर्स अप्लाई और जब फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उस ऑब्जेक्ट में कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, राइट, देन हम कहेंगे कि देयर इज अ वर्क डन। अब देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है आपका वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, जरूरी नहीं कि जिस डायरेक्शन में आप किसी चीज को पुश कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, और हो सकता है कि आपका वहां पर डिस्प्लेसमेंट हो ही ना, राइट। थर्ड केस यहां पे हो सकता है देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, राइट। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि वर्क डन होने के लिए ओनली अप्लाइंग द फोर्स इज नॉट सफिशिएंट, जस्ट फोर्स अप्लाई कर देना इज नॉट सफिशिएंट, उसमें आपका डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, राइट। तो पहली कंडीशन लेके चलते हैं कि जब आप जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में जो है आपका मूवमेंट हो। मान लीजिए, राइट, मान लीजिए एक कार है, राइट, मान लीजिए एक कार है आपकी, ठीक है, आपने इसमें पीछे से धक्का लगाया, फोर्स अप्लाई किया, राइट, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट, एक फोर्स इसमें अप्लाई किया, राइट, और इसी डायरेक्शन में इसका जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ, मोशन ये मूव जो है इसी डायरेक्शन में कर रही है, राइट, और इसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, फोर्स की डायरेक्शन भी यही है और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन भी सेम है, राइट। सो दैट इज योर केस ऑफ जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो, राइट, ठीक है। तो इस वाले केस में जैसे कि हमने बात की अभी, वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो यहां से आपका आ जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F इनटू S, और ये क्या होगी आपकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और ये आपकी जो वैल्यू है ये कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव वर्क डन। अब हम बात करते हैं, राइट, अब हम बात करते हैं सेकंड केस की, राइट। देखिए मान लीजिए बुक है, बुक मैंने जैसे ही ये बुक है आपकी, मैंने जब बुक को अपवर्ड डायरेक्शन में अपलिफ्ट किया, राइट, तो मैंने फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ। तो ये कौन सा केस है, जब दोनों की डायरेक्शन
सेम हो, फोर्स की भी और डिस्प्लेसमेंट की भी। लेकिन यहीं पर अगर आप इसको ग्रेविटेशनल फोर्स के कंसेप्ट में देखें, राइट, तो क्या है कि देखिए आपको पता है जो भी ऑब्जेक्ट आपकी अर्थ पे है सब पे ग्रेविटेशनल पुल, एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अप्लाई होता है, तो वो इस बुक पे भी अप्लाई हो रहा होगा, राइट। तो ग्रेविटेशनल पुल कब किस डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जहां बिकॉज अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, तो फोर्स वो ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन बुक का मूवमेंट किस डायरेक्शन में हुआ? अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट हो गई। फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बुक का डिस्प्लेसमेंट हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम इसको ग्रेविटेशनल फोर्स के कंसेप्ट में देखें तो यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन है, ग्रेविटेशनल पुल की डायरेक्शन है, वो आपकी क्या है? वो आपकी क्या हुई? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। जो आपका फोर्स है वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हुआ? अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो दोनों क्या हो गए? आपके अपोजिट डायरेक्शंस में हो गए। तो दोनों क्या है? आपके अपोजिट डायरेक्शन में जो है तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट हो गई। तो दिस इज आवर सेकंड केस, राइट। So that is our second case। यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल्स टू F। अगर हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं और दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव, अगर हम डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो मूवमेंट क्या होगा? जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस होगा, राइट। और यहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस Fs, यानी कि वर्क डन जो हुआ यहाँ पर दैट इज नेगेटिव वर्क डन अपोजिट टू द फोर्स, राइट। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आया तो दोनों का, ठीक है। अब तीसरा केस जब आपका डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, राइट, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है? हो ही नहीं रहा है, जीरो है, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा आपका? जीरो। जैसे कि ये वॉल का केस हमने लिया था कि मैं अगर वॉल को पुश कर रहा हूं, ठीक है, तो फोर्स तो अप्लाई हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है, तो वर्क डन भी क्या होगा? जीरो होगा, राइट। तो आप क्या, तो दैट इज द कंडीशंस कि आपका जो फोर्स की डायरेक्शन क्या है और जो आपका डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो आपका किस डायरेक्शन में हो रहा है। मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप ये डायरेक्शन से कभी आप डायरेक्शन से कंफ्यूज हो जाए तो वर्क डन जो है, वर्क डन ओनली हैव द मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, राइट। वर्क डन हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन, राइट। बस ये हो सकता है कि आपका नेगेटिव या वर्क डन जो है नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, बट जो वर्क डन हम लेते हैं that will only have the magnitude। ये पॉजिटिव या नेगेटिव जो हमने यहाँ पे बात की, तो क्या है कि पॉजिटिव मींस कि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, राइट, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसको हम वो बोल देंगे कि पॉजिटिव वर्क डन हुआ। अगर अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स से तो उसको हम बोल देंगे नेगेटिव वर्क डन, राइट। लेकिन द वर्क डन ओनली हैव द मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, राइट। तो आपका जो वर्क डन है वो क्या है? तो वर्क डन क्या हुआ आपका? वर्क डन is defined as the product the force is a product of the force applied on object and displacement in the direction of force, in the direction of force, right? So work done W is equals to F into
S. Unit of work done, and unit of work done is यहाँ पर क्या है आपका फोर्स क्या है न्यूटन, राइट, और ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है किसमें होगा मीटर में, राइट, तो न्यूटन मीटर। लेकिन देयर हम यहाँ पर यूज करते हैं न्यूटन मीटर को, एक नया नाम हम यहाँ पे दे रहे हैं, दैट इज अवर जूल, राइट, डिनोट करते हैं जे से, राइट। तो वर्क डन को हम मेजर करते हैं, वर्क डन की जो यूनिट है दैट इज जूल। 1 जूल वर्क इज सेड टू बी डन ऑन एन ऑब्जेक्ट। 1 जूल वर्क डन हुआ है। हम कब कहेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट पे 1 जूल का वर्क डन हमने किया है, जब व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जब 1 न्यूटन का फोर्स जो है डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर। जब 1 न्यूटन फोर्स जब हम किस चीज पे अप्लाई कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, और उसका उससे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उससे 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जो आपका फोर्स की जो लाइन है, राइट, ये जो आपकी फोर्स की जो लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन, या तो राइट, ये जो along the line of action of force, along the line of action मतलब कि जिस लाइन में फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है, राइट, तो फोर्स जो है आपका ये होगा, तो डिस्प्लेसमेंट या तो सेम डायरेक्शन में होगा या फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन along दिस लाइन ही होगा, राइट। तो अगर इस लाइन के along जो है फोर्स अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी लाइन के along, इसके अपोजिट, इसके अपोजिट या सेम डायरेक्शन में आपका जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देन we say कि 1 जूल वर्क डन हुआ है। अब बात करते हैं एनर्जी की, राइट। एनर्जी इज आल्सो ए वेरी फैमिलियर टर्म टू ऑल ऑफ अस। डेली लाइफ में एनर्जी वर्ड यूज भी करते हैं कि भाई एनर्जी लेवल डाउन है, आज मैं ये काम नहीं कर सकता, राइट, या फिर हम ये बोलते हैं कि यार इस काम को करने के लिए तो बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, राइट। या फिर जैसे कि हमें कोई फिजिकल वर्क करना है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि हम या हम जिम में जा रहे हैं, तो हम एनर्जी, उसके लिए हमें एनर्जी बूस्टर्स चाहिए, राइट, जिससे कि हम जो है जिम या जो भी रनिंग या जो भी फिजिकल वर्क हम कर रहे हैं उसमें जो है वहां पर जो वर्क है वो हम प्रॉपर्ली कर सके। तो एनर्जी क्या है, दैट इज द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, राइट। किसी भी काम को करने की जो कैपेबिलिटी है दैट इज अवर एनर्जी, दैट इज अवर एनर्जी। अगर कैपेबिलिटी नहीं होगी तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे, राइट, right, so the capability of doing work is called energy and it is measured by the total quantity of work it can do। और ये हम और इसको मेजर किस में करते हैं, वर्क डन, कि आपने कितना काम किया, राइट। आपने कम काम किया दैट मींस कि आपकी एनर्जी वहां पर कम यूज हुई है, राइट। और अगर आपने काम ज्यादा किया है, आपने मान लीजिए आपने जो है जिम में जो है मान लीजिए आपने रनिंग ज्यादा किया तो आपकी एनर्जी जो है ज्यादा वहां पे कंज्यूम हुई है, या फिर आपने जॉगिंग की है तो आपकी एनर्जी वहां पर कम कंज्यूम हुई है। तो दैट डिपेंड ऑन द वर्क डन। तो एनर्जी को हम मेजर करते हैं कि आपने कितना वर्क डन किया, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल, एक कॉमन सी चीज है, राइट। तो एक कॉमन सी टर्म है जो कि हम डेली लाइफ में भी मोस्ट कॉमनली यूज होती है, ठीक है। The object that does work loses energy and the object on which work is done gains energy। अब देखिए जो बंदा वर्क कर रहा है ऑब्वियसली उसकी एनर्जी तो क्या है, लॉस होगी, ठीक है। और जिस ऑब्जेक्ट पे आप एनर्जी लगा रहे हो वर्क डन, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट पे आप वर्क डन लगा रहे हो वो एनर्जी गेन करेगा। जैसे कि आपकी फॉर एग्जांपल आपने कार को धक्का मारा, राइट, आपने एनर्जी वहां पर लगाई, आपने वहां पे वर्क डन किया, राइट। आपने वहां पे क्या किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कार में धक्का लगाया तो वर्क डन किसने किया, आपने किया, आपने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। तो एनर्जी किसकी कंज्यूम हुई, आपकी, तो यू विल लॉस द एनर्जी, ठीक है। बट जो कार है, कार में जब आपने धक्का मारा, जब उसको पुश किया तो क्या है कि कार आपकी जो है मूवमेंट में आई, राइट। तो वहां पर एनर्जी, वो एनर्जी कहां पे गई, वो एनर्जी ट्रांसफर हुई कार को, और कार जो है आपकी मोशन में आई, ठीक है। तो दैट मींस कि यहाँ पे कार ने दैट मींस कि यहाँ पर कार ने एनर्जी गेन की, राइट। तो देयर इज ऑलवेज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी व्हेनेवर वर्क इज डन। तो जब भी कोई आप वर्क कर रहे हैं, राइट, कोई भी वर्क डन हो,
तो वहां पे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो एनर्जी ट्रांसफर हो गई, राइट। आपने बुक उठाई तो वर्क डन आपने किया, एनर्जी लॉस आपका हुआ, लेकिन बुक का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो बुक ने एनर्जी गेन की, राइट। और जो है एंड सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, राइट। मोस्ट ऑफ द एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी जो हम डेराइव करते हैं, बहुत सारी एनर्जी जो हम डेराइव कर जो है सन से ही डेराइव करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए जो है सनलाइट की जरूरत होती है, तो वो सनलाइट का यूज करते हैं, सन एनर्जी का यूज करते हैं। ऐसे ही बड़े बड़े सोलर पैनल्स होते हैं, सोलर कुकर्स होते हैं, वहां पे हम सन एनर्जी का यूज करते हैं, राइट। विंड एनर्जी हो गई आपकी, ऐसी आपकी हाइड्रो एनर्जी होगी, वाटर से जो हाइड्रो वाटर प्लांट्स आपके होते हैं जहां से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, तो वहां पे वाटर इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। ऐसे ही आपका जो है हीट एनर्जी हो गई, हीट एनर्जी जब आप कॉल या कोई भी फ्यूल जब आप उसको जला रहे हो तो वहां से आपका एनर्जी जनरेट हो रही है, उससे आप और जो बहुत सारे काम वहां पे कर रहे हो। So there are many different types of energy present there, right? अब यहाँ पे बात करते हैं कि ऐसा यूनिट क्या होगी एनर्जी की। तो एनर्जी को हम राइट, तो एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं? वर्क में। तो जो ऐसा ही यूनिट है या जो राइट, तो एनर्जी की जो यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज आल्सो जूल, राइट। तो जो यूनिट आपकी वर्क की है वह यूनिट आपकी एनर्जी की है, बिकॉज एनर्जी इज अ मेजर ऑफ वर्क डन। नेक्स्ट इज अवर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by an object due to its motion. काइनेटिक एनर्जी मींस द एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपकी मोशन में है, दैट मींस इट हैव द काइनेटिक एनर्जी, राइट। अगर कोई मान लीजिए ये आपका मार्कर, अगर आपका ऊपर ये अगर मार्कर आपका गिरता है ऐसे, राइट, मोशन में है, तो इट मींस इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई चीज मोशन में होगी, दैट मींस इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी, राइट। आपकी कार स्पीडली जा रही है, आपकी कार जो है स्पीड पे जा रही है, दैट हैज द काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही जो आपका वाटर है जब वो फ्लो कर रहा है, यानी कि जब वो मोशन में है, तो इट आल्सो हैव सम काइनेटिक एनर्जी। हैमर से नेल को जो है कील को दीवार में गाड़ रहे हैं, तो वहां पर हैमर भी क्या है, मोशन में है, दैट मींस कि इट हैव सम काइनेटिक एनर्जी। Any object which is in motion, it will have some kinetic energy, right? Kinetic energy with certain velocity is equals to the work done on it to acquire that velocity, right? काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, that will be equal to the work done, कि कितना वर्क डन किया उस ऑब्जेक्ट पे, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, मोशन में है, उस वेलोसिटी को एक्वायर करने में, राइट। उतनी वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट को देने में कितना वर्क डन किया गया है, दैट विल बी इक्वल टू योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, राइट। तो दैट मींस कि आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, राइट। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी आपकी इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज विद इट्स वेलोसिटी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी आपकी मोशन में है, वो जितना ज्यादा मोशन में होगी, जितनी उसकी ज्यादा वेलोसिटी होगी, वो उतना ही ज्यादा वर्क डन कर सकती है, राइट। जब आपका हाइड्रो वाटर प्लांट्स में जब जितना स्पीडली जो है वो टरबाइन पे, जो बड़े बड़े उसमें टरबाइंस लगे हुए होते हैं, उस पर गिरता है, तो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वहां पे प्रोड्यूस होती है। जितनी स्पीडली जो है आपके विंड मिल्स में जो फैन लगे होते हैं, जितनी ज्यादा विंड आपकी चलती है, ठीक है, उतनी ही स्पीडली जो है वो आपके जो फैंस है वो मूव करते हैं, और उतनी ही स्पीडली, उतना ही ज्यादा जो है वो वहां से एनर्जी जो आपकी जनरेट होती है। तो जितना ज्यादा आपका कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, राइट, वो उतना ही जो है ज्यादा वर्क डन करेगा, राइट। तो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट इज द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी, राइट। यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी को इक्वेशन की फॉर्म में जो है डेराइव करेंगे। सो लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। ये कोई मास है, राइट। तो ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, स्मॉल m, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u। इनिशियली जो उसकी वेलोसिटी थी u थी, राइट।
विद ऑन ए परफेक्टली फ्रिक्शनल सरफेस। जो ये आपका सरफेस है जिस पे ये मूव कर रहा है, ये हमने कंसीडर किया है कि इट इज परफेक्टली फ्रिक्शनलेस, यानी कि कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स जो है जब ये मूव कर रहा है इस पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है, राइट, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, मोशन का अपोज करता है, ठीक है। लेट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स F एक्ट ऑन इट, और इस पर जो है मूवमेंट के लिए क्या है, हमें कोई फोर्स अप्लाई करना होगा, है ना। जब फोर्स अप्लाई होगा तभी उसमें जो है मूवमेंट होगी, राइट। इसमें मूवमेंट कब होगी, जब हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तभी कोई वेलोसिटी अटेन करेगा और वो मोशन में रहेगा, राइट। एंड प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन a ऑन इट, जिससे कि उसमें कितना जिससे उसमें एक्सेलरेशन a जो है वो उसमें प्रोड्यूस होता है जब हम उस पे F फोर्स अप्लाई करते हैं, राइट। If v is the final velocity of the object, और the final velocity है अगर वो हम कंसीडर करते हैं v है, और s is the displacement, और जो उसने डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस कवर की है that is for s, राइट। तो अब हमने यहाँ पे इसके लिए हमें इक्वेशन डिराइव करनी है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम राइट फ्रॉम इक्वेशन, अगर आपको इक्वेशन याद हो, राइट, अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन याद है तो उसमें क्या था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, राइट। इक्वेशन ऑफ मोशन थी ये आपकी, है ना। तो यहां से हम जो है s के लिए जो है s के लिए यहां पे, तो यहां पे हम s के लिए जो है वैल्यू यहां पे निकाल लेंगे। तो s क्या होगा यहां पे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, राइट। देखिए ये आपने एक्सप्रेशन काफी ध्यान से करना है क्योंकि ये आपका डेराइव करने के लिए, प्रूफ करने के लिए आपका एक्सप्रेशन आता है, राइट। तो ये आप ध्यान से करेंगे कैसे करना है, राइट। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज की, यहाँ से हमने s के लिए फॉर्मूला लिया, राइट। s यहाँ से हमारा है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। नाउ जो है फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, second law of motion क्या था हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो दैट इज आवर इक्वेशन सेकंड, राइट। अभी हमने जो फॉर्मूला यहां पर इस चैप्टर में पढ़ा, दैट इज स्टडी किया, दैट इज वर्क डन इज इक्वल्स टू, वर्क डन क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, दैट इज आवर इक्वेशन थर्ड, right। अब now from equation first, second and third, अब देखिए वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स के लिए जो आपका फोर्स क्या है हमारा, मास इनटू एक्सीलरेशन, राइट। और s डिस्प्लेसमेंट क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, राइट। a से a आपका जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, ठीक। और अब यहाँ पर अगर आप उसको सोल्व, अगर इस m की मल्टीप्लाई यहाँ पर ब्रैकेट में करते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपका हाफ 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर, राइट। तो डेट विल बी योर वर्क डन, और वर्क डन जो है आपका किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल। तो वर्क डन को हम एनर्जी भी लिख सकते हैं, राइट, बिकॉज एनर्जी इज द मेजर ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, एनर्जी, और किस एनर्जी की बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी की। तो यहाँ पर हम इसको काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, राइट। तो डेट इज योर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, राइट। देखिए कि मान लीजिए फोर्स अप्लाई करने से पहले जो आपके ऑब्जेक्ट है वो आपकी रेस्ट पे थी, यानी कि u is equals to, राइट, if u is equals to 0, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी is equals to हाफ mv स्क्वायर, राइट। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ u, यानी कि जब आपका ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी के लिए आपका आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ द प्रोडक्ट ऑफ मास
and the square of velocity. Next is our potential energy. Potential energy क्या है? Potential energy due to its position or due to its configuration. जैसे कि kinetic energy was due to its motion, potential energy is due to its position or the configuration. The energy possessed by an object by virtue of its position or configuration is called its potential energy. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने बुक का एग्जाम्पल लिया था कि जैसे ही आपकी बुक जो है वो आपकी गिरती है, राइट, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी गिरती है, तो वहां पर भी क्या है कि आपका वर्क डन हो रहा है, बिकॉज वहां पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, और जो है और जो ऑब्जेक्ट है उसका मूवमेंट भी हो रहा है, right? तो वर्क डन कब होगा? जब उसमें एनर्जी होगी, ऑब्जेक्ट में जब एनर्जी होगी तभी वर्क डन कब होगा? जब एनर्जी होगी, राइट? तो यहाँ पर इस पोजीशन पे जब आपकी बुक यहाँ थी, जब आपकी बुक यहाँ पर किसी हाइट पे, एक पर्टिकुलर हाइट पे थी, तब उसमें क्या था? पोटेंशियल एनर्जी थी। पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ही यहाँ पर ये वर्क डन हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे उसमें एनर्जी थी, और वो एनर्जी जो थी वो कौन सी थी? पोटेंशियल एनर्जी, राइट? बिकॉज जैसे हमने बात की कि डेट इज ड्यू टू इस पोजीशन या और कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपकी यहाँ पर बुक थी, ऑब्जेक्ट थी, वो एक पोजीशन पे थी, राइट? तो यहाँ पर जो एनर्जी थी वो कौन सी थी? पोटेंशियल एनर्जी, राइट? ठीक। और जैसे मोशन स्टार्ट होगा तब कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू इट्स मोशन, राइट? तो जब मूवमेंट हो रहा होगा तब उसमें काइनेटिक एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, राइट? लेकिन इनिशियली जब आपकी वो ऑब्जेक्ट, जब बुक आपने यहाँ पे रखी थी, कोई भी ऑब्जेक्ट, तब उसमें जो एनर्जी थी दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? तो यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है इज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट? अगर ऑब्जेक्ट यहाँ ना होती तो शायद ये फॉल भी ना होता। ये फ्री फॉल कब होगा? जब आपकी ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे होगी, राइट? यानी कि पोजीशन की वजह से यहाँ पे आपका वर्क डन हो रहा है, और पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होगी दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी, राइट? अब बात करते हैं, इसमें दूसरी टर्म आएगी कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन कैसे? फॉर एग्जांपल आपका जैसे कि स्प्रिंग हो गया, राइट? फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका कॉइल, जैसे कि आपने टॉय में देखा होगा, पहले जो टॉय आते थे उसमें आप चाबी भरते थे, राइट? चाबी भरने से क्या होता था कि जो स्प्रिंग है वो आपका कंप्रेस्ड होता था। वहाँ पे क्या है? स्प्रिंग की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, राइट? तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, और राइट, और उस कॉन्फ़िगरेशन की चेंज होने से, यानी कि जब आपने उसमें जो है चाबी उसमें भरी, तो आपने क्या है उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वहां पर ट्रांसफर की, राइट? जब आप मैकेनिकली ये कर रहे हो तो दैट इज योर मैकेनिकल एनर्जी, जो उस चाबी पे लगाई दैट इज योर मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को आपने ट्रांसफर किसमें किया? पोटेंशियल एनर्जी में, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज की, राइट? एंड देन जब आप चाबी को छोड़ते हो तो वो पोटेंशियल एनर्जी आपकी चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी में, राइट? तो कॉन्फ़िगरेशन से, राइट? तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी इज ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही आपका जो है एक वन मोर एग्जांपल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज योर, जैसे कि आजकल टीवी पे रामायण भी आ रही है, महाभारत आ रहा है, तो वहां पर आपने धनुष बाण देखा होगा, राइट? तो वहां पर आपने बॉ, स्ट्रिंग एंड बॉ देखा होगा, धनुष बाण देखा होगा। तो धनुष बाण में हम क्या करते हैं? धनुष में जो है स्ट्रिंग, जो उसमें धागा जो स्ट्रिंग लगा होता है उसमें तीर लगाते हैं, और जो स्ट्रिंग है उसको पीछे खींचते हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या है, उस स्ट्रिंग की क्या है? कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, और जैसे ही आप उसको स्ट्रिंग को पीछे खींचने के बाद छोड़ते हैं तो वो तीर, जो आपका तीर है, जो आपका एरो है, जो तीर है, वो आपका मूव करता है। जब जैसे ही आपने स्ट्रिंग को पीछे स्ट्रेच किया तो आपने कौन सी एनर्जी वहां पर दी? दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही आप स्ट्रिंग को छोड़ते हो तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी ड्यू टू द चेंज इन इट्स कॉन्फ़िगरेशन, वो चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, राइट? तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द पोजीशन और द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन के लिए, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, राइट? ये आपका जो आपने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन किया उससे इजी है, राइट? एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, राइट? और that is the mass of that object, that is the height। यहाँ पर जो आपका अभी हमने वर्क डन क्या किया? वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, राइट? और यहाँ पर जो डिस्टेंस ये कवर करेगा या वो कितनी है? S is equals to H,
नाउ अब हम बात करते हैं फोर्स की। फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सीलरेशन, राइट। और जब ये मास जो है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जब मूव करेगा तो यहाँ पर F इज इक्वल टू हो जाएगा mg, राइट, राइट। तो यहाँ पर अब आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन F क्या है आपका? F क्या है आपका? F क्या है आपका? m इंटू जी। और डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे? h, हाइट कितनी हाइट पे हो, राइट। तो यहाँ पर आपका वर्क डन क्या हो गया? mgh। और यहाँ पर जो वर्क डन है वो क्या होगी? आपकी एनर्जी, राइट। ये किसके इक्वल होगी? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। और हम इसको डिनोट करते हैं EP से, राइट, पोटेंशियल एनर्जी। ये किसके इक्वल आ जाएगी? mgh, राइट। So that is the expression for potential energy. One more thing, जो यहाँ पे work done हो रहा है, that will depend on the initial and the final position. That will depend on the initial and the final position of the object. Does not depend कि किस पाथ को फॉलो करके है। मान लीजिए आपका ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर ये आपका डायरेक्टली इस तरीके से ना के, राइट, अगर इसका मूवमेंट राइट, अगर इसका मूवमेंट जो है इस तरह से होगा, राइट, इस वे में हो रहा है, तो यहाँ पे हमने ये पाथ क्या फॉलो किया, इस पे डिपेंड नहीं करेगा वर्क डन। वर्क डन विल डिपेंड ऑन इट्स इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिफरेंस है, यानी कि h जो है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, उस पे डिपेंड करेगा, राइट। सो दिस इज आल्सो द इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू कंसीडर। Next is our law of conservation of energy. Law of conservation of energy क्या है? जैसे कि हमने बात की कि जब भी वर्क डन होता है, जब भी आपका वर्क डन होता है तो आपकी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती है, राइट। तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यही कहता है कि द एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। जस्ट वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, राइट। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो वो आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो, ना आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ना आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो, ना एनर्जी बना सकते हो, जनरेट कर सकते हो, और ना ही आप एनर्जी को जो है खत्म कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, राइट। दैट मीन इसका क्या मतलब है कि देखिए, हमेशा जब भी आपको कुछ एनर्जी जब आप कह रहे हैं कि एनर्जी जनरेट कर रहा है, तो वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि आपने गाड़ी में धक्का लगाया, दैट इज योर मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी आपने उसमें लगाई, जो है वो ट्रांसफॉर्म होगी किसमें? आपकी जो है, और वो ट्रांसफॉर्म हुई आपकी काइनेटिक एनर्जी में। तो एग्जांपल आपका फैन है, जब राइट, तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका फैन है, फैन में क्या है कि जब आपका जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में, राइट। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आपकी जनरेट हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? वाटर का यूज करते हैं। वाटर का जो है फ्री फॉल करते हैं, काफी हाइट से उसको गिराते हैं, राइट। तो वहां पर क्या है? हाइड्रो एनर्जी। तो हाइड्रो एनर्जी को अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी देन मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। तो इस तरह से जो है ट्रांसफॉर्मेशन आपका चलता रहता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन यही कहता है कि जो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, it can be converted from one form to other form, right? And the total energy before and after transformation remains the same. और before and after transformation जो total energy रहेगी, इट्स ओके कि उसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी, बट टोटल एनर्जी विल रिमेन द सेम, राइट। और ये आपको एक एग्जांपल लेके यहाँ पे समझाया गया है, राइट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो होती है दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया, लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m। एक बॉडी है ऑफ मास m की, राइट। मान लीजिए इसका मास m है, राइट। प्लेस्ड एट पॉइंट A एज शोन इन फिगर। मान लीजिए यहाँ A पॉइंट पे एक बॉडी है जिसका मास m है, वो यहाँ पर आपकी A पोजीशन पे है, राइट।
h इज द हाइट अबव द ग्राउंड, ये जो है ग्राउंड से कितने हाइट पे h, राइट। s इज अ डिस्टेंस बिटवीन c एंड a, एक हमने बीच में यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर किया है, दैट इज c, बीच में एक पॉइंट कंसीडर कर लिया ग्राउंड और a पॉइंट के बीच में, दैट इज योर c, राइट। और जो वेलोसिटी है जब ऑब्जेक्ट आपका जो है यहाँ से फ्री फॉल कर रहा है, राइट, यहाँ से जब आपका ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड की तरफ जा रहा है, तो सी पॉइंट पे जब वो पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी है v1, राइट, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट b, और जस्ट अबव द ग्राउंड, और जैसे ही वो ग्राउंड से पहुंचने से पहले जो उसकी वेलोसिटी है एट पॉइंट b, वो है आपकी v, राइट, एंड वेलोसिटी एट a इज 0, और इनिशियली वो यहाँ पर जो है 0 पे, यानी कि u आपका 0 है, राइट। अब हम बात करते हैं एनर्जीज की, राइट। पहले बात करते हैं एट पॉइंट a। एट पॉइंट a पे क्या होगा, जब आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, यानी कि दैट मींस कि आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द पोजीशन, तो पोजीशन यानी, और इसके लिए फॉर्मूला था mg into h, राइट, तो mg into h क्या है, कितनी हाइट पे है, तो mg h। और अभी हमने बात की कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, द सम ऑफ द काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जी, तो इन दोनों का सम, तो दोनों को ऐड करेंगे, टोटल एनर्जी कितनी आई, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, mgh। अब बात करते हैं एट पॉइंट c, इस पॉइंट पे, राइट, एट पॉइंट c, यहां पर हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं v² - u² = 2as। अब यहां पे वेलोसिटी कितनी है, v1, राइट, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, राइट, यहां से यहां तक मोशन में इनिशियल वेलोसिटी 0, और यहां पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, v1 = 2gs। एक्सेलरेशन यहां पर क्या है, g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट, तो यहां से v1² जो है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2gs। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला है हाफ mv1², हाफ mv1² होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv², तो v यहाँ पे क्या है, v1, तो v1²। अब v1 की जो वैल्यू हमने यहाँ पे अभी कैलकुलेट की है वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, राइट, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बचेगा आपका काइनेटिक एनर्जी mgs। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, राइट, ऐसा नहीं, राइट, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी जब तक उसकी पोजीशन, कुछ ना कुछ पोजीशन है तब तक इज ड्यू टू द पोजीशन, तो यहाँ पर भी तो उसकी कुछ पोजीशन यहाँ पर भी है ना, हाइट तो यहाँ पर भी है उसकी, ठीक है, कुछ ना कुछ हाइट, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हाइट पे तो यहाँ पर भी है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर भी होगी, राइट, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जैसे ही ये यहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ पे ए पॉइंट पे आपकी ओनली पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी, लेकिन जैसे ही ये टुवर्ड्स द ग्राउंड मूव कर रहा है, तो जैसे जैसे ये टुवर्ड्स द ग्राउंड मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज कर रही है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगी। यहाँ पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, तो राइट, तो यहाँ पे mgs। अब पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट पे कितनी होगी, तो mg फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है mg into h, h इज द हाइट, किस, अभी वो कितने हाइट पे, पोजीशन क्या है, तो mg, राइट, उसका मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इस पॉइंट पे हाइट कितनी है, टोटल है मान लीजिए h, और हमने लिया कि a से b के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज योर s, राइट, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, h माइनस s, क्योंकि हम जो पोजीशन लेके चल रहे हैं वो कहां से लेके चल रहे हैं, ग्राउंड से, कि ये जो है a पॉइंट ग्राउंड से h डिस्टेंस पे है, तो ये वाला पॉइंट कितने डिस्टेंस पे होगा, h माइनस s, ये अगर s है तो ये h माइनस s, राइट, तो mg h माइनस s, राइट, अगर इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं ब्रैकेट, तो ये आ जाएगा mgh माइनस mgs। अब दोनों का सम, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो mgs प्लस mgh माइनस mgs, तो mgs से mgs की टर्म कैंसिल आउट, कितना बचेगा, mgh, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट c mgh। तो टोटल जो है आपका क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी इंक्रीज कर रही है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपकी डिक्रीज कर रही है, राइट। At point A, potential energy was maximum, kinetic energy was 0. जैसे जैसे ग्राउंड पे पहुंचे, राइट,
काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम हो गई और पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीरो हो गई। तो ये आपको एक फ्री फॉल के एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया कि किस तरीके से जो है आपकी जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, एंड ड्यूरिंग दैट ट्रांसफॉर्मेशन जो टोटल एनर्जी है दैट विल बी रिमेन्स द सेम। होप कि आपको ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ आया होगा। Next is the word power. What is power? Power is defined as the rate of doing work or the rate of transfer of energy. Right? जैसे कि एनर्जी की बात की, एनर्जी इज द मेजर ऑफ वर्क डन, कि कितना वर्क डन किया, राइट? नाउ पावर क्या है कि पर यूनिट टाइम, पर सेकंड, पर यूनिट टाइम कितना वर्क डन किया, किस रेट के साथ किया, राइट? कितनी स्पीडली किया उस काम को कितना जल्दी किया या कितना स्लो किया, दैट इज योर पावर। मान लीजिए दो स्टूडेंट्स हैं ए और बी, राइट? दोनों जो है 8 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, ए जो है 8 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको कवर करता है, राइट, 2 आवर्स में, राइट? और बी जो है 8 किलोमीटर सेम वही डिस्टेंस को कवर करता है 1.5 आवर्स में, राइट? डिस्टेंस सेम है, राइट? और दोनों जो है वर्क भी सेम कर रहे हैं, दोनों जो है डिस्टेंस भी सेम ही कवर करते हैं, लेकिन ए जो है वो 2 आवर्स में करता है और बी जो है उसी डिस्टेंस को 1.5 आवर्स में कंप्लीट करता है, राइट? यानी कि बी जो है जो 8 किलोमीटर की डिस्टेंस है उसको स्पीडली करता है, राइट? ठीक है, राइट? तो अगर हम टोटल एनर्जी या टोटल वर्क डन की बात करें तो दोनों का सेम है, 8 किलोमीटर, राइट? दोनों 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, तो एक जो है दोनों की डिस्टेंस दोनों की सेम है, लेकिन एक उसको जो है करने में 2 घंटे ले रहा है और एक उसको करने में 1.5 घंटे में, मतलब कि 30 मिनट पहले ही जो है उस काम को कर दे रहा है, राइट? तो अगर हम यहाँ पर इनकी पावर की बात करें तो पावर किसकी ज्यादा होगी, बी की, बिकॉज पर आवर या पर सेकंड जो है पर सेकंड जो है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो पर यूनिट टाइम के कंसर्न में जब हम बात करेंगे तो बी जो है उसकी पावर ज्यादा होगी, राइट? तो पावर इज वर्क अपॉन टाइम, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितनी स्पीडली उस काम को किया जा रहा है, राइट? और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, बिकॉज जब वर्क डन होता है तो ट्रांसफॉर्मेशन होती है एनर्जी की, राइट? तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कितना स्पीडली हो रही है, राइट? तो P इज इक्वल टू W अपॉन T, ठीक है? यूनिट ऑफ पावर होती है वॉट, ठीक? तो 1 वॉट पावर का मतलब है कि जब आपका वर्क डन 1 जूल पर सेकंड के रेट से जो है आपका वर्क डन हो, राइट? देन द पावर विल बी 1 वॉट। अब 1 वॉट इज इक्वल्स टू, देखिए वर्क की यूनिट जूल और टाइम इन सेकंड, तो 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकंड। किलोवाट क्या होगा कि 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 किलोवाट, राइट? तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट या 1000 जूल पर सेकंड। अब एक इसकी जो, बिकॉज वॉट इज ए वेरी स्मॉलर यूनिट, तो कॉमर्शियल जो यूनिट है दैट इज योर किलोवाट आवर, दैट इज योर कॉमर्शियल यूनिट। जो कॉमर्शियली जो यूनिट यूज करते हैं दैट इज योर 1 किलोवाट आवर, राइट? 1 किलोवाट आवर में क्या है, 1 किलोवाट इनटू आवर यानी कि 1 आवर, राइट? तो अगर हम इसको वॉट और सेकंड्स में चेंज करते हैं तो 1 किलोवाट दैट इज 1000 वॉट इनटू जो है जो आवर है उसमें कितने सेकंड होंगे, 360 सेकंड्स, राइट? तो 1 किलोवाट विल बी इक्वल टू, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, राइट? ये हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3.6 into 10⁶ जूल। हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, जूल में, बिकॉज जो आपकी ये यूनिट है पावर की वो क्या है, जूल पर सेकंड, और राइट? और सेकंड से सेकंड आपका कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज इनटू मल्टीप्लाई आपकी टाइम की हो गई, तो यहाँ पे क्या बचेगा, जूल, राइट? तो 1 किलोवाट आवर जो है वो इक्वल होगा 3.6 into 10⁶ जूल के, राइट? तो दैट इज अबाउट योर पावर, की पावर क्या है, राइट? तो इसी के साथ जो है वर्क एंड एनर्जी का जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वर्क एंड एनर्जी जो है, वर्क एंड एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो आपको बहुत क्लियरली जो है समझ आया होगा।